मई 2025 के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन का जो ये चार्ट आपको आपके सामने नजर आ रहा है, कुछ इसी तरीके की जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो आपको दिखेगी मई महीने के दौरान जब भी आप अपना गोचर अप्लाई करेंगे अपने लगन चार्ट में। यहाँ हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद देखते हैं कुंडली में जो आपको प्लेसमेंट नजर आ रही उनका कैसा प्रभाव आपकी लाइफ पर इस मंथ में दिख सकता है। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में देखें तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 15 मई तक मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर वृषभ राशि में होगा। बुध का गोचर 7 मई से मेष में होगा और 23 मई से ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का गोचर इस मंथ में मीन राशि में है और लगभग एंड के दिन मेष राशि में इनका प्रवेश होगा। मंगल का गोचर कर्क राशि में रहने वाला है। बृहस्पति इस मंथ में चेंज होने वाले और वृषभ को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 14 मई से ये आपको मिथुन राशि में देखने को मिलेंगे। शनि ऑलरेडी मीन राशि में आ चुके हैं तो आपको मीन में ही देखने को मिलेंगे। चंद्रमा आपको 1 मई को मिथुन राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु को अगर देखा जाए तो राहु 18 मई को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं केतु के ही साथ। जहां राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे वहीं केतु अब सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। तो गोचरीय स्थितियां हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी हम ग्रह गोचरीय व्यवस्था को देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे वास्तव में आपके जो लग्नेश हैं उनका आपको कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। लग्नेश यहाँ सूर्य है और सूर्य नवम भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय। यहाँ इनकी स्थिति बुध के साथ बन रही है। बुध आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी है और साथ में आपके सेकंड लॉर्ड भी हैं। तो यहाँ सूर्य बुध का बुधादित्य योग का होना ये दिखाता है, भले ही 7-8 दिन के लिए ही ये योग बनेगा, बट ये आपकी हायर एजुकेशन की तरफ थोड़ा ज्यादा इशारा करता है। अगर आप हायर एजुकेशन के पर्पज से विदेश भी जाना चाहते हैं या किसी अदर स्टेट में जाना चाहते हैं तो ये मंथ आपके लिए काफी बेटर होगा। सूर्य बुध के यहाँ होते हुए आपको आपके गुरुजनों से अच्छी सलाह मिलेगी। इवन फादर के साथ भी आपके रिलेशन बहुत बेटर होंगे। सूर्य बुध का ये स्थिति है तो जातक वास्तव में कुछ नया एक्सप्लोर कर सकता है। वो 9th हाउस से जुड़े कार्यों में बहुत ज्यादा सफल हो सकता है और इस मंथ में बेसिकली आप लकी भी रहेंगे। सूर्य यहाँ फिर दृष्टि डालते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे जब भी वो दृष्टि डालते हैं भाई बहनों के साथ उतना अच्छा रिलेशन कभी कभी नहीं दिखाते। अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट बैठा हुआ होगा तो आपके रिलेशंस बिगड़ने की संभावना थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। सूर्य यहाँ दृष्टि डालें तो आपको काफी एक्टिव रखेंगे। साथ साथ में आपको हार्डवर्क करना इजी होगा, आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना इजी होगा और लाइफ में कोई बहुत बड़ी रिस्क आपको लेना हो तो यहाँ भी आपके लिए कुछ हद तक अच्छी स्थिति होगी। अब लेकिन बुध साथ हैं, बुध साथ हैं तो आप काफी वाइजली ही फैसला करेंगे। तो वास्तव में देखना पड़ेगा आपको कि नवम भाव में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। नवम भाव में अगर कोई अन्य ग्रह स्थित है तो वास्तव में उसका संबंध आपको सूर्य और बुध दोनों के ही साथ देखना चाहिए। यहाँ फिर सूर्य चेंज होंगे फिर और 10th हाउस में आ जाएंगे। 10th हाउस में आएंगे तो इनका ये स्थिति आपके कैरियर के लिए बहुत बेटर होगा। इसका मतलब है लगभग 15 मई के बाद से आपको कैरियर में कुछ अच्छे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ पे भी अच्छा फोकस कर सकेंगे। सूर्य का दृष्टि जो 4th हाउस में पड़ेगा कहीं ना कहीं आपका फैमिली के साथ थोड़ा बहुत मतभेद दे सकता है, बट आप अपने पारिवारिक मामलों में भी अच्छी जिम्मेदारी निभाएंगे। सूर्य का यहाँ आना आपके नेम फेम में वृद्धि करेगा। आपके प्रोफेशन वाइज कुछ बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं जहां पर आपका प्रमोशन वगैरह होना, आपको आपके काम की वजह से अप्रिशिएशन मिलना, मान सम्मान मिलना, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। उसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध यहाँ सेकंड लॉर्ड है और आपके 11th लॉर्ड है। बुध आ रहे हैं नवम में। नवम में आ रहे हैं तो ये मेनली स्टडी पर्पज के लिए और आपके कम्युनिकेशन के लिए बहुत बेटर होगा। बुध की दृष्टि जो थर्ड हाउस पे पड़ रही है ये आपको माइंड से और वैसे बॉडी से भी काफी एक्टिव रखेगी। अगर यहाँ कोई फायरी प्लेनेट है थर्ड हाउस में तो आप काफी क्विकली फैसले लेने वाले होंगे। उसके बाद बुध यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके 10th हाउस में चले जाएंगे। ये इनका परिवर्तन होगा 23 मई को। 23 मई को होगा तो लगभग ये 7-8 दिन तक के लिए आपके यहाँ रहेंगे 10th भाव में। ये समय आपके कैरियर से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए बहुत बेटर होगा। साथ ही आपके लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में काम करना थोड़ा इजी रहेगा। बुध का दृष्टि फिर आ जाएगा आपके 4th हाउस पे जहां पर आपको अपने घरेलू कार्यों को संभालना भी इजी रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपके थर्ड लॉर्ड है और आपके 10th लॉर्ड भी। शुक्र की स्थिति को देखा जाए तो अष्टम में अभी शुक्र रहेंगे और शनि के साथ रहने वाले हैं। यहाँ थोड़ा सा मैरिड लाइफ को लेके इशू रहेगा क्योंकि वैसे भी राहु अब सप्तम में आ जाएंगे आपके, तो ये कोई सेक्रेट अफेयर या रिलेशनशिप को दिखाता है। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने मैरिड लाइफ से या अपने पार्टनर से उतनी ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन ये आप में हिडन टैलेंट लाएगा, हिडन क्रिएटिविटी लाएगा। थर्ड लॉर्ड है शुक्र और थर्ड लॉर्ड होने के साथ साथ 10th लॉर्ड भी। तो अगर आपका प्रोफेशनल
प्रोफेशनल जो वर्क है वो अष्टम भाव से रिलेटेड है, तो ऐसे में आप बहुत अच्छा कर सकेंगे। यहाँ शनि आपकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस या कुछ जिम्मेदारी आपको दिखाने वाले। साथ ही साथ यहाँ आप वैवाहिक जीवन से या अपने पार्टनर की फैमिली से उतने संतुष्ट या खुश नजर नहीं आएंगे। यहाँ पे आपका हो सकता है कि पैतृक संपत्ति या इवन पार्टनर के थ्रू आपको कुछ फायदा जरूर मिल सकता है, बट यहाँ पे काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे, काफी ज्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप कितना गहराई से किसी भी विषय को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ अष्टम भाव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा है, तो यहाँ आप कुछ बहुत गहराई से खोजने पे फोकस करिएगा। इसके साथ साथ फिर शुक्र क्योंकि दृष्टि डालते सेकंड हाउस पे, तो आपकी वाणी के लिए ये स्थिति अच्छी रहेगी। साथ ही साथ आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज भी सामने आ सकते हैं, लेकिन यहाँ अपनी फैमिली और लाइफ स्टाइल पर थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा। साथ ही साथ आप अपने जो आर्थिक स्थिति है उसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे, बट आपका जो डेली लाइफ है या जो कहीं ना कहीं जो एक घरेलू जीवन है उस पर खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे लेकिन शुक्र का दृष्टि है तो वाणी का जो टैलेंट है वो आपके काफी काम आ सकता है। आपकी वाणी काफी प्रभावशाली हो सकती है। और वैसे भी यहाँ जो बुध है वो सूर्य के साथ रहने वाले, तो ऐसे में थोड़ा सा एग्रेशन आपकी वाणी में जरूर होगा। शुक्र यहाँ हो सकता है मैरिड लाइफ के लिए उतनी अच्छी स्थिति को नहीं दिखा रहे, लेकिन आपका जो रहन सहन है, जो खान पान है, वो काफी तीव्रता से इस मंथ में बदल सकता है। तो इसका मतलब है आप अपने खान पान पे, अपने रहन सहन पे थोड़ा ज्यादा खर्चा करेंगे इस मंथ में। इसके बाद अगर देखा जाए शुक्र की स्थिति को, तो शुक्र ऑलमोस्ट 31 मई को फिर मेष राशि में आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं मंगल को। मंगल आपके फोर्थ लॉर्ड है और नाइन्थ लॉर्ड भी है। मंगल की स्थिति बनेगी 12th हाउस में। अब यहाँ मंगल नीच की स्थिति में आ गए। एक तरफ जहाँ सप्तम भाव में राहु है और अष्टम में शुक्र और शनि है, और मंगल का आपके 12वें भाव में आना, क्योंकि आपका 12वां भाव एक्चुअल में आपका बेडरूम है, बेडरूम में मंगल का होना ये वैवाहिक जीवन में काफी तनाव उत्पन्न करेगा, काफी डिससेटिस्फेक्शन उत्पन्न करेगा। अगर किसी स्त्री का चार्ट हो तो उनके एक्स्ट्रा रिलेशनशिप या अफेयर होने के चांसेस यहाँ बढ़ते हैं। यहाँ पे लेकिन आपका अगर फॉरेन सेटलमेंट है या फॉरेन में ऑलरेडी आप रह रहे काफी समय से, इसके लिए मंगल जरूर आपको फायदा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ मंगल का दृष्टि आएगा थर्ड हाउस पे। अब क्योंकि सूर्य और बुध का दृष्टि भी यहाँ ऑलरेडी है, इसलिए ये आपको कहीं ना कहीं फोर्स करेगा मंगल कुछ बहुत बड़ी रिस्क लेने के लिए या एग्रेशन के साथ काम करने के लिए। ये रिश्तों के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती, लेकिन आप अपने आप को समझकर, अपनी जो एबिलिटी है या अपनी जो क्वालिटीज है उनको समझकर उनका बेहतर फायदा ले सकते हैं। लेकिन आप कोई जल्दबाजी में अगर फैसला लेंगे तो उसके गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। इसके साथ साथ आप थोड़े से फायरी टाइप के रहेंगे, इमोशनल थोड़े ज्यादा रहेंगे। आप अपने चार्ट में देखिए चंद्रमा की स्थिति कैसी है और चंद्रमा का संबंध क्या वास्तव में मंगल से है या नहीं। अगर चंद्रमा का संबंध मंगल से है तो आप इस मंथ में काफी ज्यादा गुस्से से भरे रहेंगे। मंगल का फिर यहाँ से दृष्टि आ जाता है सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस पे मंगल जब भी दृष्टि डाले तो ये डेली लाइफ के लिए अच्छा होगा, रूटीन वर्क के लिए अच्छा होगा, और आपका जहाँ भी प्रोफेशन है, जिस भी वर्क प्लेस पे आप काम करते हैं, वहाँ के लिए काफी अच्छी स्थिति होगी। मंगल का दृष्टि जो आपके यहाँ आएगा सिक्स्थ हाउस पे, ये आपको प्रोटेक्ट रखेगा। जैसे आपका किसी से झगड़ा है, विवाद है, आपका कोई शत्रु है, आपका कलीग कोई जो आपको परेशान कर रहा है, उन मामलों में। साथ ही साथ यहाँ आर्थिक मामलों को लेकर थोड़ी सावधानी जरूर बरते। फिर मंगल का दृष्टि आ जाता है सप्तम पे। सप्तम पे मंगल का दृष्टि मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। एक तरफ जहाँ मंगल आपके 12th हाउस में है, वहीं दूसरी तरफ सप्तम भाव पे जब राहु पे इस तरीके से दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये जीवन साथी के साथ फालतू में झगड़े करवा सकता है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इवन यहाँ तक कि रिलेशन भी आपका टूट सकता है। यहाँ सप्तम से ऑलरेडी अष्टम में ही गोचर कर रहे हैं, तो ये कोई सेक्रेट अफेयर या रिलेशनशिप को भी दिखाता है, लेकिन स्त्रियों के केस में इसकी संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। इसके साथ साथ फिर हम देखते हैं गुरु को। गुरु यहाँ आपके फिफ्थ लॉर्ड है। फिफ्थ लॉर्ड होने के साथ ही आपके अष्टमेश भी गुरु है। तो गुरु आ रहे हैं आपके अब क्योंकि 11वें भाव में, 11वें भाव में और ड्यूअल साइन में आ रहे हैं, अपने से बिल्कुल ऑपोजिट, और वो अष्टम के स्वामी। तो यहाँ पे आप अपनी संतान के थ्रू आपके जीवन में काफी ज्यादा लक देख पाएंगे। संतान के साथ रिलेशन बेहद अच्छे होंगे, आपको कुछ नया इनकम सोर्स मिलेगा। साथ ही साथ जो भी लोग लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े, उनको काफी फायदा होने के चांसेस हैं। यहाँ पे गुरु अब पंचमेश है, तो आपके आर्थिक रूप से जो डिसीजन होंगे वो काफी कमाल के हो सकते हैं। आपके लिए लगभग ये जो 1 साल रहेगा, इसमें नए नए इनकम सोर्सेज बनेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप उन सोर्सेज को कैसे मैनेज कर पाते हैं। अष्टम भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बनेगी कि आपका जो नॉलेज है या आपका जो टैलेंट है, उसके माध्यम से आप अष्टम भाव को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकेंगे और अष्टम भाव के थ्रू भी कुछ फायदा ले सकेंगे। गुरु का यहाँ से फिर दृष्टि आ जाता है थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे गुरु का दृष्टि पड़ेगा तो ये आपकी एजुकेशन और आपके लिए नई लर्निंग्स के लिए अच्छा होगा। यहाँ पे गुरु आपको काफी जिज्ञासु बनाते हैं, साथ ही साथ ये कम्युनिकेशन में भी आपकी सहायता करेंगे।
यहाँ पे लेकिन आपको देखना होगा, अगर गुरु का ही कोई मित्र ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा तो आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। फिर इनका दृष्टि यहाँ से आ जाता है आपके पंचम पे। पंचम पे ये अपने ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। अपने घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो ये संतान पक्ष के लिए अच्छा होगा, आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा होगा, आपके डिसीजन मेकिंग क्षमता के लिए अच्छा होगा, साथ ही साथ आपकी एजुकेशन के लिए भी। तो यहाँ वास्तव में आप अपनी बुद्धि और विवेक का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है सप्तम पे। सप्तम पे गुरु का दृष्टि बेसिकली आपको पार्टनर के साथ यहाँ उतनी अच्छी स्थिति नहीं दिखाएगा। यहाँ राहु ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो राहु का ट्रांजिट है तो यहाँ आपको थोड़ा सोच समझ कर ही डिसीजन लेने होंगे। यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बढ़ी हुई रहेंगी। अगर आपके चार्ट में गुरु बहुत ही मजबूत स्थिति में, कुछ हद तक आप अपनी मैरिड लाइफ को बैलेंस में ला सकेंगे। लेकिन राहु का यहाँ गोचर है तो ये समझ लीजिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ विवाद अपने पार्टनर के साथ आपके होते ही रहेंगे। इससे आपको रिश्ता टूटने का भय रहेगा और सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको चीट कर सकता है, या तो वो किसी अदर रिलेशनशिप में जाएगा या वो किसी ना किसी तरीके से आपके साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी स्थिति डेवलप करेगा। यहाँ गुरु आपके सप्तम पे दृष्टि डालेंगे, आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, बिजनेस में आपके पार्टनर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपने जीवन साथी के साथ या कोई एकदम क्लोज जो आपका है उसके साथ रिलेशनशिप या उसके साथ पार्टनरशिप अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हम देखते हैं शनि को। यहाँ पे शनि आपके छठे घर के स्वामी और सातवें घर के स्वामी हैं। शनि आ रहे हैं अष्टम में, तो ये आपकी हेल्थ वगैरह के लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ यहाँ पे शनि है तो अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना है, रिसर्च वगैरह करना, उसके लिए बेटर होगा। बट मैरिड लाइफ के हिसाब से ये उतना अच्छा नहीं है। यहाँ इनका दृष्टि आ जाता है 10th हाउस में। 10th हाउस पे दृष्टि आएगा तो ये कैरियर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा। साथ ही साथ आपको कैरियर में थोड़ा लेट सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी वास्तव में है अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर और कितना अच्छे से आप यहाँ काम को हैंडल कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा मेहनती लगेगा। यहाँ शनि क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं और वैसे तो विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे, बट वास्तव में क्योंकि अब हम इसलिए अच्छा मान सकते हैं, यहाँ गुरु बहुत अच्छी स्थिति में और गुरु शनि के डिस्पोजिटर हैं। तो गुरु अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो इसका आपको शनि के गोचर का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर गुरु आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपको काफी रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा। फिर यहाँ शनि और शुक्र दोनों ही जो दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति को बैलेंस में लाएंगे। साथ ही साथ आपको लेकिन फैमिली पर काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको सेविंग करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके अलावा यहाँ पे शनि का एस्पेक्ट आ जाता है पंचम पर, लेकिन पंचम पर गुरु ऑलरेडी दृष्टि डालेंगे, तो इसलिए यहाँ गुरु आपको काफी ज्यादा प्रभावित करेंगे शनि की तुलना में। बट शनि यहाँ दृष्टि डालें तो संतान को लेकर थोड़ी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाएंगे, साथ ही साथ मानसिक तौर पर आप काफी सीरियस नजर आएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ चंद्रमा को। चंद्रमा आपके 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ चंद्रमा का गोचर आपके लिए और भी ज्यादा मैटर करता है। चंद्रमा स्टार्टिंग में आपको 11th हाउस में देखने को मिलेंगे, हालांकि गुरु का गोचर यहाँ बाद में होगा। इसलिए चंद्रमा यहाँ आर्थिक रूप से कुछ बड़ा चेंज दिखाते हैं। आर्थिक रूप से कोई बड़ा फैसला आपको लेना है, कोई बड़ा चेंज आपको करना है अपनी आर्थिक स्थिति में, तो इससे रिलेटेड आप कहीं ना कहीं अपने नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों से भी सहायता मांग सकते हैं। चंद्रमा का यहाँ होना कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से थोड़ा उतार चढ़ाव दे सकता है और इमोशनल इश्यूज भी दे सकता है। यहाँ से फिर चंद्रमा प्रवेश करेंगे 12th हाउस में। 12th हाउस में प्रवेश करने से यहाँ मंगल ऑलरेडी है तो नीच के मंगल है। यहाँ एग्रेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, कुछ गलत फैसले होंगे आपसे, कुछ बहुत ऐसी रिस्क आप ले सकते हैं जहाँ पर आपको काफी नुकसान होगा। यहाँ जहाँ तक है वो अपनी डेली लाइफ में भी उतना कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि दोनों का ही दृष्टि फिर आपके 6th हाउस पे आ जाता है। इसलिए यहाँ चंद्रमा क्योंकि इस हाउस के लॉर्ड है, उसके बाद चंद्रमा लगन में आएंगे, जहाँ लगन में आने से कहीं ना कहीं आप थोड़े इमोशनल ज्यादा होंगे और दूसरों के प्रति थोड़े ज्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में प्रवेश करें अगर चंद्रमा तो वाणी के लिए अच्छा होगा, फैमिली लाइफ के लिए अच्छा होगा, कहीं ना कहीं रिश्तों के साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। इसके बाद देखते हैं राहु केतु के गोचर को। राहु अब क्योंकि सप्तम में आ रहे हैं, अष्टम से वो निकल रहे हैं, अष्टम में उन्होंने आपको काफी ज्यादा एक्सप्लोर करने की क्षमता दी है, कुछ बहुत गहराई आपके जीवन को दी है और आपके रिलेशनशिप को भी। सप्तम में आने से यहाँ आपको ऑलरेडी अगर आप मैरिड है तो काफी सावधानी रखनी होगी। बेसिकली आपकी इंडिविजुअल लाइफ के लिए ऐसा राहु बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके नेम फेम के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में बैठे हुए प्लेनेट को जरूर देखें, अगर यहाँ बुध बैठा है, शुक्र बैठा है तो आपके इंडिविजुअल रूप से ये काफी अच्छा है। बट आप जहां भी किसी के साथ पार्टनरशिप में आएंगे, इवन
रिलेशनशिप में आएंगे वहीं आपको राहु प्रॉब्लम देगा। तो सामने वाले को जज करना आपके लिए काफी कठिन होगा। फिर आपके केतु लगन में आ रहे हैं, केतु लगन में आ रहे हैं तो यहाँ खुद को लेके थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ लेकिन आप अगर आध्यात्मिक प्रोग्रेस चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं अपने जीवन में, तो ये जरूर आपको मिल सकती है। गुरु का यहाँ पर क्योंकि एस्पेक्ट वगैरह भी नहीं है लगन पर, और गुरु का दृष्टि हालांकि सप्तम पर है तो थोड़ा बहुत वो राहु को ही यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। बट कुंभ का राहु होगा तो ये इंडिविजुअली आपके लिए अच्छा ही होगा। अगर राहु की दृष्टियों के बारे में बात की जाए तो राहु 11th हाउस पे दृष्टि डालते हैं, इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशन को काफी तीव्रता से बढ़ाएंगे और आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज भी बनाएंगे। लेकिन वास्तव में आपके जो दोस्त लोग हैं, आपके नेटवर्क वाले जो लोग हैं, वही आपका फायदा उठाते चले जाएंगे राहु का दृष्टि लगन पर होने की वजह से। लेकिन केतु लगन में होने की वजह से सेल्फ ऑब्सेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा, थोड़ा कंफ्यूजन में आप रहेंगे। बट वास्तव में आपकी जो रियल स्थिति है आपके नेम फेम को लेके, दूसरों के साथ आपके रिलेशंस को लेके, उसको आप उतना अच्छे से पहचान नहीं सकेंगे। तो आपका यहाँ थोड़ा सा मेहनत लगेगा, हार्डवर्क लगेगा, दूसरों को जज करना आपके लिए उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा कहीं ना कहीं। फिर राहु लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, अगर यहाँ शुक्र बैठे हो, अगर बुध बैठे हो, तो ये आपके टैलेंट में वृद्धि अवश्य ही करेगा। इसके बाद राहु का दृष्टि आएगा थर्ड हाउस पे, थर्ड हाउस पे दृष्टि आएगा तो कम्युनिकेशन को मजबूत करेगा। आपके जो भाई बहन है, रिश्तेदार है, पड़ोसी, उनके साथ रिश्तों को बेटर करेगा। लेकिन ऐसा राहु आपको काफी रिस्क लेने के लिए प्रेरित करता है हमेशा ही, और आप काफी रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाले होते हैं। तो राहु आपके लिए फेवरेबल है अगर इंडिविजुअल रूप से देखा जाए। इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से अच्छे दिन है आप लोगों के लिए और कौन कौन से खराब दिन इस मंथ में आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की अगर बात की जाए तो 10 से 12 तक, 15 से 17 तक और 26 और 27, ये दिन आपके लिए बहुत बेटर होंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा, जहां पर आपको काफी रुकावटें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से आपके लिए खराब दिन रहने वाले। चंद्रमा का गोचर जब कैप्रिकॉर्न में होगा तो 18 और 19 को ऐसी स्थिति बनेगी। ये स्थिति की वजह से आपकी जो लाइफ होगी वो कंफर्टेबल नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपको ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसके साथ ही आप डिसीजन लेने को लेकर भी सावधानी बरतें। 18 और 19 को किसी के साथ पैसे का लेन देन करते हैं या कोई अन्य अगर आप प्रॉमिस करते किसी से तो वो प्रॉमिस आप पूरा नहीं कर सकेंगे। चंद्रमा का गोचर जब मेन में होगा 22 और 23 को, ये आर्थिक रूप से बड़े उतार चढ़ाव ला सकता है। यहाँ पर आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी इशू रह सकता है। चंद्रमा का गोचर जब कर्क में होगा तो ये स्थिति बनेगी लगभग 3, 4 और 30 और 31 तारीख को। ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपको ज्यादा इमोशनल बनाएगी, रिश्तों के प्रति ज्यादा डेडिकेशन रहेगा। तो सामने वाला पर्सन जिसके साथ आप कांटेक्ट में, वही आपका फायदा उठाएगा, कहीं ना कहीं आपको इमोशनली हर्ट करेगा सामने वाला पर्सन। यहाँ इन 4 दिनों में बेसिकली अपनी सेहत को लेकर सावधानी बरते और अपने खर्चों को लेकर भी। तो ये कुछ आपके लिए खराब दिन थे। अगर हम देखें तो हम पूरा डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।